नमस्कार दोस्तों, पिछले सप्ताह एक सियासी तूफान उत्तराखंड में आया और सत्ता परिवर्तन करके ही गया। सत्ता का परिवर्तन हो गया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी परिवर्तन हो गया, सरकार और संगठन दोनों को नए कप्तान मिले। ये सियासी तूफान कहां से उठा, कितने वेग से उत्तराखंड में आया, कौन इसकी चपेट में आया और किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। तकरीबन 4 दिन तक चले सियासी उठापटक पर ब्रेक लगाते हुए 10 फरवरी बुधवार को तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सीएम पद की रेस में तीरथ सिंह रावत कैसे जीते और उत्तराखंड की सियासत कैसे बदल गई, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इस शपथ के साथ ही तीरथ सिंह उत्तराखंड के सीएम बन गए और उत्तराखंड में तीरथ राज शुरू हो गया। पूरे विधि विधान के साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में मचे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें टीम की कमान सौंप दी जाएगी, इस बात का किसी को इल्म नहीं था। पार्टी और सरकार में इस बात को सिर्फ 4 लोग जानते थे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चौथे पर्यवेक्षक रमन सिंह, जिन्होंने इस बदलाव की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन बुधवार सुबह 10 बजे तक विधायक दल की बैठक शुरू होने तक किसी को मालूम नहीं था कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। हर तरफ सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, 24 घंटे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस रहस्य से पर्दा हटा दिया। अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब हम पढ़ते थे तो मुझे बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। तो लोग सोच रहे कि कौन ऐसा हो सकता है। उन्हें एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत के नाम पर सबको हैरानी जरूर हुई, पर उनकी राजनीतिक प्रतिभा पर किसी को भी शक नहीं था। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की खिलाफत के बाद जब किसी ऐसे नेता की तलाश शुरू की गई जो सर्वमान्य हो और संघ के पैमाने पर भी खरा उतरता हो, तो तीरथ सिंह रावत का ही ऐसा नाम था जिस पर किसी को भी आपत्ति नहीं थी। 2 बार उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष रहे तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल हमेशा निर्विवाद रहा। उनकी सबसे बड़ी खूबी कि वो किसी भी विवाद से दूर रहे और भाजपा के सभी गुटों को लेकर साथ चले। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक बनाया, पहुँचाया और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये भाजपा में ही हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और साथ ही मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने विधायकों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह भाव लेकर आगे बढ़ेंगे। इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। अब सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की जिम्मेदारी पूरी तरह से बदल गई। अब उन्हें न सिर्फ सबको साथ लेकर चलना है, बल्कि पूरे उत्तराखंड का विकास भी करना है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की बात दिल्ली में चल रही थी और पिछले शनिवार को जब यहाँ रमन सिंह पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे, तो उस दिन ये तय हो गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का हटना बिल्कुल तय है। कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई। कोर कमेटी की बैठक से बीच में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत उठकर चले गए। फिर कोर कमेटी के सभी सदस्यों से बारी बारी 1 to 1 रमन सिंह ने बातचीत की और जैसा राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं, पार्टी के सूत्र बताते हैं कि किसी एक ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बने रहने पर अपनी सहमति नहीं दी।
उसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से घटता रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली गए, लेकिन अंततः उनको जाना पड़ा और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और भगत सिंह कोश्यारी जैसे दिग्गजों के नाम चल रहे थे। धन सिंह रावत, तमाम लोगों के नाम चले, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और एक नया चेहरा चौंकाने वाला भारतीय जनता पार्टी सामने लाई तीरथ सिंह रावत के रूप में। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, मैं जुमूरिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत, मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीरथ सिंह रावत के 11 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद पूरी सरकार तैयार हो गई है, लेकिन तीरथ सिंह रावत की इस टीम में सिर्फ 4 नए चेहरों को शामिल किया गया है। 7 वही पुराने चेहरे हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में थे। इन 11 चेहरों में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और रेखा आर्या को राज्य मंत्री बनाया गया है। अगर पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो इसमें ठाकुर और ब्राह्मण जाति के बीच तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि तालमेल की ये खाई पिछले 4 सालों में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में खुलकर देखने को मिली थी और वक्त रहते न सिर्फ भाजपा आला कमान ने इसे समझा, बल्कि पहले मुख्यमंत्री को बदला और फिर प्रदेश की कमान मदन कौशिक को देकर ये संदेश दिया कि सत्ता का संतुलन साधने में वो माहिर है। वहीं नए मंत्रिमंडल में कुमायूं और गढ़वाल में भी संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। गढ़वाल से मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री शामिल किए गए हैं, जबकि कुमायूं मंडल से मंत्रिमंडल में 5 मंत्री शामिल किए गए हैं। हालांकि इस बार भी गढ़वाल की तरफ ही ये पलड़ा ज्यादा झुका है, लेकिन अंतर पहले से कम जरूर हुआ है। उत्तराखंड की इस नई टीम के पास वक्त कम है और काम ज्यादा है। अब तीरथ सिंह रावत की ये टीम इस वक्त की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि एक तो पौड़ी जिला सब पर फिर से एक बार भारी पड़ा। मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री पौड़ी से हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी जिले से हैं, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पौड़ी जिले से हैं, राज्य मंत्री धन सिंह रावत पौड़ी जिले से। तो ये आधा मंत्रिमंडल पौड़ी जिले में ही खप जाता है और पूरे गढ़वाल के हिस्से को पौड़ी जिला अपने पास लेकर बैठ जाता है और उस पर कुंडली मार कर बैठा रहता है। राजनीतिक तौर पर दूसरे जिलों को ये बात बहुत ही खलती है। अब ये मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और कुमाऊं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए और मदन कौशिक को एक मैदानी क्षेत्र की भी इस बार तवज्जो रखी गई और मैदानी क्षेत्र को थोड़ा सा तवज्जो देते हुए मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ताकि वो अपनी जो एक उनकी कार्यशैली है, आक्रामक शैली, उसके हिसाब से संगठन को आगे बढ़ा सके, चूंकि 2022 का चुनाव भी आ रहा। उत्तराखंड में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। वहां मुख्यमंत्री बनना किसी चुनौती से कम नहीं है और तीरथ सिंह रावत के सामने तो मानो चुनौतियों का अंबार लगा है, क्योंकि जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोड़ा है उसे 1 साल में पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले समझते हैं इस 1 साल में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती, उपचुनाव। तीरथ सिंह रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव जीतना है। उन्हें चुनाव लड़कर विधानसभा का सदस्य बनना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। साथ ही उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली होने वाली संसदीय सीट पौड़ी गढ़वाल से पार्टी प्रत्याशी को जिताना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दूसरी चुनौती, अफसरशाही पर लगाम लगाना। जिस तरीके से अफसर त्रिवेंद्र सरकार पर हावी हो गए थे, उस कॉकस को तोड़ना भी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की शर से कई अधिकारी तो इतने बेखौफ हो गए थे कि वो मंत्रियों तक की बैठक में नहीं जाते थे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक तो इसका विरोध भी कर चुके हैं। तीसरी चुनौती, संगठन को मजबूत करना। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिस तरह से सीएम पद से हटाया, उससे पार्टी के भीतर खेमेबंदी बढ़ना तय है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस खेमेबंदी पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती होगी। चौथी चुनौती, वक्त की कमी। तीरथ सिंह रावत के पास काम करने के लिए महज 1 साल का वक्त है। उसमें भी नए सीएम कोई भी निर्णय महज 8 से 10 महीने तक ही ले सकेंगे। ऐसे में
कम समय में काम को अंजाम तक पहुंचाना तीरथ सिंह के सामने बड़ी चुनौती होगी। पांचवी चुनौती, त्रिवेंद्र रावत की नाकामयाबियों का जवाब। तीरथ सिंह रावत को पुरानी सरकार की नाकामयाबियों से निपटना होगा और काम करके जनता को यह संदेश देना होगा कि सरकार उनके लिए है। छठी चुनौती, पुराने फैसलों को बदलना। कुछ फैसले तो इतने पुराने हो चुके हैं कि नई सरकार के लिए उन्हें वापस लेना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें देवस्थानम बोर्ड के गठन का फैसला सबसे बड़ा है। 9 मार्च मंगलवार को जिस तरह से गंगोत्री के पुरोहितों ने आतिशबाजी करके खुशी मनाई, उससे साफ है कि एक वर्ग में त्रिवेंद्र सरकार के प्रति गुस्सा था। गैरसैंण को मंडल बनाने का निर्णय भी ऐसा ही है, जिससे पूरे कुमायूं में उबाल है। 7वीं चुनौती, सिस्टम को समझना। तीरथ सिंह रावत के सामने कम प्रशासनिक अनुभव बड़ी चुनौती है। तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी पार्टी संगठन की राजनीति तो जमकर की है, लेकिन उन्हें प्रशासनिक अनुभव बेहद कम है, क्योंकि अंतिम बार वो साल 2000 में अंतरिम सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रहे। इसलिए सरकारी सिस्टम को समझना और निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। 8वीं चुनौती, किसान आंदोलन की आंच से निपटना। किसान आंदोलन का असर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खूब दिख रहा है। ऐसे में 2022 के चुनाव में इस आंदोलन के असर को कम करना आसान नहीं होगा। 9वीं चुनौती, 2022 में जीत दिलाना। साल 2017 में बीजेपी 57 विधायकों के साथ उत्तराखंड में सत्ता में आई थी, जिसे रिपीट करना 2022 में तीरथ सिंह रावत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर पार्टी पर भारी पड़ सकता है। 10वीं चुनौती, सबका साथ सबका विकास। तीरथ सिंह रावत के सामने सबको साथ लेकर सबका विकास करने की चुनौती होगी, क्योंकि पुरानी सरकार पर एक वर्ग के लिए काम करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन तीरथ सिंह रावत को सबको साथ लेकर चलना होगा। 2022 के चुनावी रण से पहले सल्ट विधानसभा उपचुनाव होना है और पौड़ी लोकसभा का उपचुनाव होना है और एक ऐसी विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है जहां से मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य बनेंगे। तो ये 3 उपचुनाव 2022 के आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं और इन तीनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी यदि जीत सुनिश्चित कर लेती है तो इस सत्ता परिवर्तन को काफी हद तक ठीक मान लिया जाएगा। हालांकि असल परीक्षा 2022 के विधानसभा चुनाव में ही होगी, लेकिन फिर भी बिगड़े पटरी से उतरे हुए शासन को सही ढर्रे पर लाना, अफसरों पर चाबुक चलाकर काम करवाना, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को ठीक रखना, केंद्र वित्त पोषित योजना और विकास की तमाम योजनाओं को गति देना, और ये तीरथ सिंह रावत के मूल दायित्व में रहेगा। अगर ये नहीं हो पाया तो इस सत्ता परिवर्तन का कोई मायने नहीं रहेगा। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन नए सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ तो एक बार फिर से लोग हैरान हो गए, क्योंकि कुछ ऐसा ही वाकया 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम के ऐलान के वक्त हुआ था। अब आपको तीरथ सिंह रावत के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि उनका सियासी सफर कैसा रहा। तीरथ सिंह रावत का जन्म पौड़ी गढ़वाल के सीरो गांव में 9 अप्रैल 1964 को हुआ था। इनके पिता का नाम कमल सिंह रावत और मां का नाम गौरी देवी है। तीरथ सिंह रावत अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं और छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। एबीवीपी से तीरथ सिंह रावत के सियासी करियर की शुरुआत हुई। 1983 में 20 साल की उम्र में तीरथ सिंह रावत प्रांत प्रचारक बने। राम जन्मभूमि आंदोलन में तीरथ सिंह रावत 2 महीने तक जेल में भी रहे। वहीं उत्तराखंड आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका निभाई। 1997 में यूपी विधान परिषद के सदस्य बने और साल 2000 में उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने। 2007 में भाजपा प्रदेश महामंत्री और प्रदेश सदस्यता प्रमुख बने। 2012 में तमाम भाजपा विधायकों की हार हुई, पर तीरथ सिंह रावत जीत गए। 2012 में चौबट्टा खाल से विधायक बने। वहीं 2013 से 15 तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे। 2017 में विधायक रहते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया। 2019 में गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। तीरथ सिंह रावत निजी जिंदगी में बेहद सामान्य दिखते हैं। ऐसे में पार्टी को उनकी छवि से फायदा मिल सकता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि उनके सीएम बनने से पार्टी को क्या फायदा हो सकता है। तीरथ सिंह रावत को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। संगठन और सरकार में वो बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। किसी तरह के विवाद में तीरथ सिंह का नाम नहीं आया है। उनकी ईमानदार छवि होने से पार्टी को चुनाव में फायदा होने की संभावना है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण में भी
पार्टी को फायदा होगा। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत तेजी से योजनाओं को लागू करना जानते हैं। 10 तारीख को 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हो गई। कौन है तीरथ सिंह रावत? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपनी राजनीति शुरू करने वाले और पहली बार जनप्रतिनिधि के तौर पर MLC बनने वाले और उत्तराखंड की पहली अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बनने वाले, 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले ये तीरथ सिंह रावत बहुत लो प्रोफाइल रहने वाले नेता हैं। संघ की पृष्ठभूमि, खांटी भाजपाई, संघ की विचारधारा, ये तमाम चीज़ें उनको और उनका लो प्रोफाइल लेना, उनका शालीन रहना, सज्जन होना, वो पार्टी को क्लिक कर गया और उन्होंने तीरथ सिंह रावत का नाम सामने खड़ा कर दिया। तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। वो 20 साल के इतिहास में उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और ना तीरथ सिंह कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें तब मुख्यमंत्री बनाया है जब चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। और अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन 2 साल में ही राज्य ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नित्यानंद स्वामी ने 9 नवंबर 2000 को शपथ ली, लेकिन 1 साल भी वो कुर्सी पर नहीं रह सके। 29 अक्टूबर 2001 को उन्होंने CM पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद भाजपा के दिग्गज नेता भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन वो महज 123 दिन ही CM की कुर्सी पर टिक सके। जिसके बाद साल 2002 में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और ND तिवारी मुख्यमंत्री बने, जो उत्तराखंड के इकलौते CM रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2007 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 से 27 जून 2009, रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 11 सितंबर 2011, भुवन चंद्र खंडूरी 11 सितंबर 2011 से 2012 तक। इसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें विजय बहुगुणा 2012 से 2014 तक और हरीश रावत फरवरी 2014 से 2017 तक CM रहे। 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश की कमान सौंपी, जिन्हें देखकर लगा कि वो ND तिवारी के बाद दूसरे ऐसे CM साबित होंगे जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन वो भी 1 साल 9 दिन से बाजी हार गए। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 21वां साल है और 10वां निजाम है, यानी 21 साल में 10वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री हैं। ये वाकई दुर्भाग्य है और राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जितना नुकसान उत्तराखंड को हुआ वो काफ़ी तकलीफदेह है। और नारायण दत्त तिवारी को अगर छोड़ दें, किसी ने भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। तीरथ सिंह रावत के CM बनने के बाद ये सवाल सियासी गलियारों के साथ ही आम जनता के जहन में लगातार उठ रहा है कि जो 2014 के बाद किसी राज्य में नहीं हुआ, वो उत्तराखंड में कैसे हो गया। क्योंकि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है, तब से 2 पैटर्न एकदम सेट थे। पहला, मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम सोच से अलग। दूसरा, मुख्यमंत्री को उसके कार्यकाल के बीच से नहीं हटाने की परंपरा। 2014 के बाद भाजपा ने देश के दर्जन भर राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन कहीं भी मुख्यमंत्री को नहीं हटाया, सबको उनका कार्यकाल पूरा करने दिया। इस कदम से भाजपा को कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा में देखने को मिला, जहां मनोहर लाल खट्टर को नहीं बदलने से पार्टी का जनाधार घटा। वहीं झारखंड में रघुवर दास को लेकर लोगों में रोष था, लेकिन भाजपा ने इसे नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा झारखंड में चुनाव हार गई। ऐसे ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लेकर नाराजगी थी। यहाँ भी भाजपा ने इस नाराजगी को नजरअंदाज किया और सरकार बनते बनते रह गई। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा ने पुरानी गलतियों से सबक लिया, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर पार्टी के अंदर का माहौल ठीक नहीं था। अधिकारी तंत्र हावी था, कामकाज को लेकर एक वर्ग में नाराजगी थी, जिसका नुकसान भाजपा को 2022 में हो सकता था, जिसे भाजपा ने वक्त रहते न सिर्फ समझा, बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपने पुराने नियम को तोड़ दिया। सत्ता परिवर्तन करना, अपने निर्णय को पलटना, मुख्यमंत्री बदलना, ये उत्तराखंड में एक पहला प्रयोग था। इससे पहले उन्होंने कहीं कितना भी विरोध हुआ हो, चाहे हरियाणा हो चाहे कोई दूसरा स्टेट हो, कितना भी विरोध हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय को वापस नहीं लिया।
उत्तराखंड पहला स्टेट है जहां उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया। अब ये परिवर्तन कैसा होगा, क्या होगा, चूंकि संगठन और सत्ता दोनों के कप्तान बदल दिए गए हैं। संगठन मदन कौशिक को और सत्ता तीरथ सिंह रावत को, दोनों कैसे समन्वय बनाकर आगे बढ़ते हैं और किस तरह से 2022 के चुनावी रण को वो पूरा करते हैं, और जो निष्क्रिय पड़े कार्यकर्ता हैं मदन कौशिक, उसमें किस तरह से उनको जज्बे से भर सकते हैं और उनको उनके भीतर ऊर्जा भर के उनको सक्रिय कर सकते हैं। ये दारोमदार संगठन के ऊपर होगा। अगर विधानसभा चुनाव जीते तो ये परिवर्तन ठीक है, और हारे तो ठीक रहा, दोनों के सिर फूटना तय है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अगले सप्ताह आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरे विषय पर। तब तक दीजिए इजाजत।